मुस्लिम और यादव के समीकरण पर आरजेडी है। ऐसे में आरजेडी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे पास हो। कांग्रेस चाहती है 100 सीट पर लड़ना। ऐसी स्थिति में आरजेडी किसी भी कीमत पर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पार्टी में आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, आप ही को टिकट क्यों दिया जाए। तो जो प्रक्रिया है जनसुराज में टिकट की, वो काफी कठिन होने वाली है। अब चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में चिराग पासवान कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं कि 1 लोकसभा 6 विधानसभा यानी 30 सीट चाहिए। अब इन 33 सीटों में मुकेश साहनी है। अब मुकेश साहनी को ये 33 सीटें मिले तो इसमें अब देखिए भाकपा, माकपा और माले जो है, इन लोगों को भी सीटें चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ जहां महागठबंधन बड़ी बड़ी बैठक कर रही है तो एनडीए खेमा भी पीछे नहीं है। लेकिन इसी बीच एक तीसरा फ्रंट भी है जो सामने आ चुका है, यानी जनसुराज पार्टी। कुछ महीने पहले जनसुराज की चर्चाएं जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ साथ जनसुराज की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर को सीएम फेस के तौर पे भी अब देखा जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे में बातें होंगी, क्योंकि चर्चा ये भी है कि अभी तक जो है सीट को लेकर जो है महागठबंधन हो या एनडीए, पेच फंसा हुआ है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पेच फंसा हुआ है और पेच खत्म कैसे होगा। कैसे देख रहे हैं, पेच फंसा हुआ है अभी तक दोनों पक्ष में? देखिए, पेच फंसा हुआ है और जो एनडीए है उसमें हम आपको बताएं, सुधांशु की सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है। उसके बाद एनडीए की नहीं, महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो पहले तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा दल है। दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। इसके बाद भाकपा माले है, माकपा है, माले है, और ये मिला जुला के जो स्थितियां हैं, इस बीच आपको एक और पार्टी जो है, इसमें मुकेश साहनी की पार्टी भी आ गई है। अब इसमें देखिए क्या है, सामाजिक समीकरण क्या बनता है। मुस्लिम और यादव के समीकरण पर आरजेडी है। ऐसे में आरजेडी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे पास हो। 243 का नंबर है बिहार में, 243। कांग्रेस चाहती है 100 सीट पर लड़ना। ऐसी स्थिति में आरजेडी किसी भी कीमत पर 122, जो एक जादुई आंकड़ा बिहार के लिए है, तो कम से कम 125, 130, 140 तक पर अकेले आरजेडी लड़ेगी और बाकी बची सीटें ही इन तमाम चीज़ों में जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए की भी बात कर लेते हैं तो एनडीए की तरफ से इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जदयू है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इसमें लोजपा रामविलास है, हालांकि उसके पास एक भी विधायक नहीं है। चौथी पार्टी जीतन राम मांझी, जो भले केंद्र में एक सांसद हो पर बिहार में उनका जो विधायकों का नंबर है वो टोटल जो है 4 विधायक है और एक खुद उनके बेटे जो हैं एमएलसी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी कुछ नहीं है, ना केंद्र में ना यहाँ। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है। अब देखिए एनडीए में कहाँ पेच फंस रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच लगभग 110 सीटों का जो कॉम्बिनेशन है, 220 सीटों का, ये लगभग फाइनल है कि 110 जदयू के पास, 110 जो है बीजेपी के पास रहेगी और उसके बाद बच जाएगी 23 सीटें। और इन 23 सीटों में ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और इसके बाद आपको चिराग पासवान के बीच सीटें बंटना है। अब चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में चिराग पासवान कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं कि 1 लोकसभा 6 विधानसभा यानी 30 सीट चाहिए। बचता कितना है, 23 सीट। अब इसमें जदयू ने साफ कह दिया है कि भाई देखिए, गठबंधन में जिसको जिसको आप लेकर आए हैं वो आपका घटक दल है, यानी जीतन राम मांझी के लिए कौन सबसे ज़्यादा सीटों की कुर्बानी देगा, बीजेपी। जदयू एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान बयान कभी कभी बदल रहे हैं, 243 पर लड़ेंगे बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। तो ऐसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को संतुष्ट करना है बीजेपी को। तो जो इंटरनल खबर है, जो अंदरूनी खबर है, उसमें बात अब ये आ रही है कि 100 सीटें जो है जदयू के पास होगी और 143 सीटों में बीजेपी और बाकी पार्टियां आपस में बांटेंगी। जब बात यहाँ पे अगर कर लेते हैं पहले महागठबंधन की, कि महागठबंधन में अगर 130-40 सीट अगर आरजेडी को मिल गई और उसके बाद दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रहे हैं कि 100 के आसपास हैं, तो बात वीआईपी की, जो वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही थी, साथ में मांग कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम, अपने आपकी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है। तो कैसे यहाँ समीकरण बैठेगा कैसे? देखिए, जो अभी बिहार में स्थिति है, कम से कम 125-30 सीटें
जो है आरजेडी खुद लड़ेगी। इसके बाद जो सीटें बच जाती है, इसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास अभी 20 के लगभग विधायक हैं, तो हमको लगता है कि इसमें जो अभी बातें आ रही है कि 50 तक सीटें जो है कांग्रेस के हाथ में जाएगी। हालांकि उस सीटों में भी कटौती होना है। उसके बाद आरजेडी के तरफ से एक बड़ा मास्टर प्लान है कि जो मुकेश साहनी सीट मांग रहे हैं, तो 130 पर अगर आरजेडी लड़ जाती है, 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाती है, तो 180 सीटें। अब उसके बाद बच जाती है 63 सीटें। तो इन 63 सीटों में वाम दलों को भी कम से कम वाम दलों को 30 सीटें चाहिए। उसके बाद बचती है 33 सीटें। अब इन 33 सीटों में मुकेश साहनी है। अब मुकेश साहनी को ये 33 सीटें मिले तो इसमें अब देखिए भाकपा, माकपा और माले जो है, ये इन लोगों को भी सीटें चाहिए। इसमें अब इन 33 सीटों में जीतन आपको बात करें तो हाँ उन्हीं की बात करें, पशुपति पारस एंट्री मार रहे हैं, पान समाज है और कई सारे छोटे छोटे दल हैं जो 2, 4, 5 सीटों पर ही मानने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जो मुकेश साहनी है, देखिए मुकेश साहनी को हल्का करके बिहार में नहीं माना जा सकता है। खबरों में लोगों को दिखाया जाता है कि मुकेश साहनी परजीवी है, नहीं। मुकेश साहनी का बिहार के मलाह वोटों पर प्रभाव है। लेकिन मुकेश साहनी के बारे में मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, मुकेश साहनी ने अभी अपने ऑप्शन खोल रखे हैं। अगर उनको कम से कम 30-40 सीटें महागठबंधन में नहीं मिलेगी, उनको अगर 10-15 सीट पर ही लड़ना होगा, तो वो भाग कर चले आएंगे फिर से एनडीए के खेमे में। हालांकि एनडीए में अब संभावनाएं जो हैं अब काफ़ी कम बची है। नीतीश कुमार कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं, चिराग का अलग रुख है, जीतन राम मांझी भी मानने को तैयार नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा वोटरों पर प्रभाव है। बीजेपी पहले ही जो है जातीय समीकरण में उलझ चुकी है। तो जो बीजेपी के मौजूदा अभी विधायक हैं उनमें से किसी का टिकट कटे तो 2-4 सीटें ही हो सकती है। लेकिन बीजेपी के पास अब कोई बड़ा विकल्प नहीं है कि आइएगा और सीधे आपको 20-25 सीट मिल जाएगा। पिछली बार जो हुआ था उस तरह का समीकरण बनता दिख रहा है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, जिस पर अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, वो मामला है जनसुराज का। देखिए जनसुराज के लिए सब कुछ पाने का है, खोने के लिए जनसुराज के पास कुछ नहीं है। जनसुराज के पास चेहरा क्या है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की छवि क्या है? एक राजनीतिक रणनीतिकार की। अब बिहार में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो कोई पार्टी में आ नहीं रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। जनसुराज जो है बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जनसुराज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करेगी, इसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। हालांकि AIMM और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां इसकी तरफ ललचाई नज़रों से देख रही है। कुछ इलाकों में प्रशांत किशोर का जबरदस्त प्रभाव है, जिसमें चंपारण का इलाका है, जिसमें सीमांचल का इलाका है, जिसमें मध्य बिहार का इलाका है और जिसमें खासकर बक्सर जहां से प्रशांत किशोर आते हैं वो इलाका है, जिधर से उदय सिंह आते हैं, पूर्णिया सीमांचल का जो इलाका है। तो तीसरा विकल्प भी बिहार में तेजी से उभरा है और प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि 40 सीट अल्पसंख्यक, 40 सीट महिला, यानी 243 में से 80 सीटें जो हैं वो 40 अल्पसंख्यकों को, 40 महिलाओं को। और इस बीच बेतिया में उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी कि भाई देखिए आप टिकट लेने के लिए हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो इतना आसान यहाँ कुछ है नहीं, आपको यूपीएससी और बीपीएससी की तरह परीक्षा देनी होगी। आपको बताना होगा कि आप क्षेत्र के बारे में क्या जानते हैं, क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, आप ही को टिकट क्यों दिया जाए। तो जो प्रक्रिया है जनसुराज में टिकट की वो काफ़ी कठिन होने वाली है। और एक और बड़ी बात सुधांशु, मैं आपको बताऊं कि महागठबंधन और एनडीए में जिन लोगों को ये लग रहा है कि किंतु परंतु टिकट में है, वे भी प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। ऐसे में प्रत्येक विधानसभा में जो 6-7 कैंडिडेट पहले से जनसुराज के हैं उनको भी बांध कर रखना प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही है। और ये जो भी कुछ होगा, अभी बातें तो हो रही हैं, लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिनको टिकट देना है उनकी घोषणा होगी, नहीं तो हर एक पार्टी में बगावत की अभी 6 महीने पहले तक जनसुराज की वो चर्चाएं नहीं थी, लेकिन अब सीएम के दावेदार में जैसे कि अब नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए और चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर का भी नाम अब सीएम के दावेदार के तौर पे आना शुरू हो गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं सीएम फेस के तौर पे। तो क्या अभी जो जनता ये सोच रही है कि प्रशांत किशोर एक सीएम के दावेदार हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या सचमुच में प्रशांत किशोर अभी
प्रेजेंट में सीएम के दावेदार हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनावी राजनीति में होती है उनके पास एक चेहरा होता है। आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हैं, बीजेपी के पास विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं और कई सारे चेहरे हैं। जदयू के पास नीतीश कुमार हैं। इसके बाद अगर दूसरी तरफ चलते हैं, कांग्रेस के पास भी अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके नाम की भी चर्चा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो है कोई अछूत नहीं है और ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर को लेकर जो भी संभावनाएं चल रही हैं, प्रशांत किशोर की छवि साफ है। प्रशांत किशोर एक नए पॉलिटिकल मंच के साथ आए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है कोई बड़ा बड़ा दावा नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी तो सीएम पद के दावेदार होंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधांशु चर्चा उन्हीं की होती है जिसकी चर्चा जनता के बीच में होती है। चलिए, प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप का भी साथ मिला, कितनी मजबूती प्रदान करेंगे मनीष कश्यप, क्योंकि अब तो साथ में घूम रहे हैं, वो चनपटिया से लड़ने का भी तैयारी कर चुके हैं, तैयारी के अपने दावेदारी भी कर चुके हैं, तो कितनी मजबूती प्रदान मनीष कश्यप कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप को सिर्फ चनपटिया तक जो लोग बांध रहे हैं, सिर्फ चनपटिया का मैटर नहीं है मनीष कश्यप। प्रशांत किशोर कल उनके घर गए, महनवा डुमरी, पूरे देश ने देखा, केवल बिहार ने नहीं देखा। टूटा फूटा घर, छप्पर वाला घर, कई सारे जो हमारे दर्शक हैं और हमारे दर्शकों में सभी वर्ग के लोग हैं, कई लोगों को लग रहा था, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप भी जाइए महनवा डुमरी देखिए। और प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप की माता जी से कहा कि आप मनीष कश्यप को सिर्फ चंपारण तक के लिए आशीर्वाद मत दीजिए, पूरे बिहार के लिए दीजिए। और देखिए, प्रशांत किशोर में सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव बात क्या है कि राजनीति को लेकर ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं है। प्रशांत किशोर काफ़ी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, एक सीढ़ी बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं। और चनपटिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, 100% कन्फर्म है मनीष कश्यप ही चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। और इसका असर जो है सारण, चंपारण और उन तमाम क्षेत्रों पर होगा जहाँ पर नए चेहरे, चर्चित चेहरे, जिनको लगता है कि हमारा कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, जब मनीष कश्यप जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो वैसे लोगों को भी फायदा होगा। तो मिला जुला की स्थिति ये बनती है कि जिस जनसुराज को आपने सही कहा कि 6 महीने पहले लोग गजरा अलुई समझ रहे थे, जिस परिस्थिति में समझ रहे थे, लेकिन जो हालात तेजी से बिहार में बदले हैं, एक बड़ा वोटर है जिसको अभी हम ये नहीं कह सकते कि आरजेडी का वोट बैंक है कि एनडीए का वोट बैंक है, एक बड़ा वोटर है जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है सुधांशु, और वो इस बार बिहार की तकदीर लिखने वाला है। इस बार कोई जात और धर्म पर नहीं, जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है वो इस बार बटन दबाकर बिहार में एक नई इतिहास को लिखेगा और बिहार में जो कुछ भी होगा उसका व्यापक असर देश की राजनीति। चलिए, तो जिसके हाथ में मोबाइल है वही इस बार का इतिहास जो है वो लिखने जा रहा है, यानी डिजिटल जो युग है वही इस बार के चुनाव में क्रांति लाने वाली है। और जैसा भी जो कुछ होगा ये आपको हम जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।